आज की क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की है। नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन सा? एक तो नहीं से रिलेटेड और दूसरा अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ने क्या चल रहे हैं? नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव रूल। नेगेटिव का रूल पढ़ने चल रहे हैं। नेगेटिव रूल में रूल नंबर सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में जब किसी भी वाक्य में नहीं मिल जाए, यानी किसके बारे में? नहीं के बारे में। पहचान आप लोग पहली क्लास में देख ही चुके हैं। पहचान के रूप में बताया गया था कि अगर वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में ता, था, ती, थी, आ, ई, ए ये किसी न किसी लेक्सिकल वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ दिया होता है तो इसका मतलब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में अफर्मेटिव में देखे हैं। तो यहाँ रूल बताने के यानी नेगेटिव का हमको पहचान बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको ना मालूम हो वो अफर्मेटिव वाला रूल देख लीजिएगा, उसमें पहचान बताया गया। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट में हम नहीं के लिए पढ़ने चल रहे हैं। यानी जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, नहीं होगा, तो रूल क्या आएगा? सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसे पहले पढ़ते थे वैसे इसमें भी होगा। सब्जेक्ट के बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट लाया जाता था, डू नॉट लाते थे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें डिड नॉट आएगा। डिड नॉट के साथ साथ अब वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉम्प्लीमेंट। ज़रूरत पड़ी मतलब अगर दिया होगा तो। कॉम्प्लीमेंट के बाद भी अगर कोई शब्द बचता है तो लास्ट में हम इसको कह सकते हैं अदर वर्ड। अपनी सुविधा के लिए अदर मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको अन्य के नाम से बोलते हैं। अदर वर्ड मतलब जो कुछ बचा खुचा रहेगा लास्ट में लेकर चलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ किसके लिए रहे हैं? नहीं के लिए। जब वाक्य में नहीं दिया हो, हालांकि हम उधर भी लिखे हैं लेकिन रूल आपका सिस्टम से होना चाहिए। अब रूल में देखेंगे नहीं दिया होगा तो नहीं के लिए हम इस तरीके से रूल को फॉलो करेंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि सुरेश कल मेरी किताब नहीं पढ़ा। सुरेश कल मेरी किताब नहीं पढ़ा, ये मान लीजिए वाक्य दिया गया है। अब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले भी बताए थे, आज फिर से इसका रिवीजन करते हैं। बताया क्या गया था? अगर कोई सेंटेंस ट्रांसलेट के पर्पस से दिया गया, ट्रांसलेशन करना हो, तो ट्रांसलेशन के लिए हमको सबसे पहले एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम को मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट जब मिल जाए तो इसके बाद सीधा लेक्सिकल वर्ब या वर्ब पर चलते हैं। वर्ब को पता करते हैं। यानी सबसे पहले आपको पता क्या करना? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब पता करेंगे। जब वर्ब भी पता चल जाए तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब पता चल जाए तो कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद फिर जो कुछ बचा हुआ है अन्य शब्दों को ले लेंगे। इसी क्रम से हम सेंटेंस के एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब यहाँ नए स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में किसी गतिविधि को, किसी कार्य को करता हो, उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं। डूअर के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? कौन सा ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट बनने लायक है? कौन सा ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है? सुरेश यहाँ कार्य कर रहा है, इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या पता करते हैं? वर्ब के बारे में देखते हैं।
वर्ब यानी इसी को हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, इसी को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ब शॉर्टकट में बोल दिया जाता है, वर्ब हो गया। वर्ब क्या होगा? पढ़ा, ये वर्ब हो गया। सुरेश के द्वारा, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो सुरेश के द्वारा यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, ये सेंटेंस का हो गया वर्ब। अब ग्रामर की भाषा में आपको बोलना है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको यूज करना है, तो आप कह सकते हैं किसी को लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। यही वर्ब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट लेकर आएगा तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट लेकर आया है तो इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस में देखिए ट्रांजिटिव वर्ब ये दिया गया। अब आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आखिर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हम सब समझाएंगे, पहले भी समझा चुके हैं। ये कौन सा वर्ब हो गया? ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब तो शॉर्टकट में बोला गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेक्सिकल वर्ब बोलेंगे, लेक्सिकल मतलब मुख्य क्रिया, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, वर्ब मतलब केवल क्रिया बोलते हैं, तो सुविधा के लिए केवल हम क्रिया कह सकते हैं। अब दो बातें हमको पता चल गई, दो बातें स्पष्ट हो गई। पहला क्या पता चला? पहला सब्जेक्ट क्या है, दूसरा क्या पता किए वर्ब क्या है, तीसरी बात पता करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ध्यान देंगे, जब हमको वर्ब मिल जाए तो इसी वर्ब में दो प्रश्न अपने मन में कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या करेंगे? पहला प्रश्न करेंगे इसमें क्या लगाकर, और दूसरा प्रश्न करेंगे अपने मन में किसे लगाकर, क्या या किसे। इससे जो भी आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या या किसे से जो भी उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आइए देखते हैं, सुरेश नहीं पढ़ा, पहला प्रश्न क्या नहीं पढ़ा, आंसर मिला मेरी किताब नहीं पढ़ा। ये इसका मतलब है कि यही ऑब्जेक्ट हो गया। जो आंसर के रूप में मिला इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। आंसर के रूप में क्या मिला? आंसर के रूप में मिला मेरी किताब, तो यही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म बोलते हैं, तो हिंदी में कर्म हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ एक शब्द दिया गया नहीं। नहीं यही नेगेटिव वर्ड है, इसी को नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। NEG हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसको नेगेटिव वर्ड कहा जाता है। अब अगला स्टेप क्या मिला? कल मिला। अब देखिए आपने क्या क्या पता किया, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, यानी कर्ता क्या है। इसके बाद फिर क्या देखा? वर्ब के बारे में, क्रिया क्या है ये पता चल गया। फिर ऑब्जेक्ट आपको पता चला, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं इसकी भी विधि हम आपको बताए। ऑब्जेक्ट का निर्धारण कर लिए। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के बाद एक कल दिया गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट तो होता है जो किसी को पूरा करे, हिंदी में पूरक कहते हैं। अब पूरक क्या होता है? जो किसी को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और कहें कि मैं अपने मित्र के साथ स्कूल जाता हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता हूँ, तो आप तो जाने वाले हैं, आप स्कूल जाते हैं, मूल कर्ता तो आप हो गए, सब्जेक्ट हो गए। लेकिन आपने जाने के लिए सहारा किसका लिया? मित्र का सहारा लिया, यानी मित्र के साथ गए। तो जो सब्जेक्ट का साथ देता है उसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो वर्ब को पूरा करे उसको वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं गया है, जैसे होता उसके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, यानी ऐसे ही सब्जेक्ट का कोई साथी बन जाता तो उसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक दूसरी बात, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब लेक्सिकल वर्ब ना दे करके कोई लिंकिंग वर्ब होता है। अब लिंकिंग वर्ब क्या? जैसे कहा जाए कि यह कलम है, तो यह कलम है बोल दिया गया, तो ये तो लिंकिंग वर्ब हो गया। अब कलम के द्वारा कुछ करने की बात नहीं हो रही, परिचय स्वरूप दिया जा रहा है, तो है यानी इज लिंकिंग वर्ब हो गया। तो लिंकिंग वर्ब को जो अर्थ पूरा करता है, जो लिंकिंग वर्ब का जो साथ देता है, उसका जो अर्थ पूरा करता है, उसको वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब यहाँ हम बोले कि दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन, दिस क्या हो गया? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव, इज वर्ब, और वर्ब को पूरा कौन किया? पेन। तो जब लिंकिंग वर्ब दिया रहेगा तो लिंकिंग वर्ब के अर्थ की पूर्णता जो प्रकट करता है उसको हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब एक बात हम यहाँ इस तरीके से आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब सरल शब्द में कह लीजिए, अगर ये शब्द दिया होता है तो लिंकिंग वर्ब तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनने का कहीं कोई चांस ही नहीं होता है, तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। इसका मतलब है कि यहाँ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बनेगा, वैसा अलग से कोई कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है।
अब ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई। ये कल को वास्तव में कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ग्रामर की भाषा में, लेकिन आपको एडवर्ब ऑफ टाइम ट्रांसलेशन पढ़ते समय नहीं बोलना है, अनावश्यक दबाव अपने ऊपर नहीं लेना है। आप ये कह दीजिए अदर वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम हम क्यों बोलें। अब आपको एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा, फिर टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इन सारे दुनियादारी में भी नहीं पढ़ना है। ऐसे शब्दों के पीछे नहीं भागना है जो आपको तनाव दे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताएंगे, केवल इतना जानिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा जो बचता है उसको हम अदर वर्ड कहेंगे। अदर वर्ड हो गया। अब देखिए सारा आइटम आपको मिल गया और बनाने का तरीका बता दिया गया। एक एक आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रूल सामने दिया गया है। सबसे पहले क्या लाएंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट लाएंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। चलिए इसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या दिया गया है। सुरेश दिया गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सुरेश, SURESH। बात एकदम स्पष्ट, सुरेश हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, डिड नॉट, नहीं के लिए चलिए डिड नॉट लगा दिए, डिड नॉट, सुरेश डिड नॉट। इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ा, पढ़ना की इंग्लिश रीड, READ। रीड को तीनों फॉर्म में सेम होता है, रीड, रेड, रेड पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और तीनों फॉर्म में एक होता है। तो सुरेश डिड नॉट रीड। अब डिड नॉट रीड हो गया, डिड नॉट लगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी किताब। मेरी किताब की इंग्लिश क्या होगी, माई बुक। ये माई बुक हो गया। सुरेश डिड नॉट रीड माई बुक। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या मिल गया, कल। कल को अंग्रेजी में आने वाला कल, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, YESTERDAY। तो सुरेश डिड नॉट रीड माई बुक यस्टरडे, ये हो गया नेगेटिव का रूल। अब इसमें अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी हो, कोई प्रोनाउन हो, तब भी यही रूल फॉलो होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत आसान होता है। यही मान लीजिए सुरेश की जगह जैसे कहा दिया जाए लड़के कल मेरी किताब नहीं पढ़े। मान लीजिए यहाँ हम बदल दें, सुरेश की जगह यहाँ क्या कर दें, लड़के कह दें। चलिए यहीं लिख देते हैं, हम लिख दे रहे हैं लड़के, सुरेश की जगह लड़के कर दे रहे हैं। और लड़के के बाद क्या कर दिए, सुरेश यानी लड़के हो गया। इसके बाद पढ़े, नहीं, पढ़ा की जगह पढ़े करना पड़ेगा क्योंकि लड़के बोला गया। तो सुरेश यानी लड़के मेरी किताब नहीं पढ़े अगर दे दिया गया तो लड़के मेरी किताब नहीं पढ़े, तो इसके लिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान देंगे। इसके लिए ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा, यहाँ चलिए हम लड़के लिख दे रहे हैं। अब लड़के मेरी किताब नहीं पढ़े, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल हो गया तो कैसे करेंगे, पहले लड़के की इंग्लिश लिख देंगे। तो लड़के की इंग्लिश क्या होगा, लड़के की इंग्लिश होगा द बॉयज। इसको इंग्लिश में द बॉयज कर दिए। द बॉयज मतलब लड़के। द क्यों लगाए, द इसलिए लगाया गया कि जब कॉमन नाउन प्लूरल में होकर के सीमित दायरे का बोध कराता है तो उसे द आर्टिकल के साथ रखते हैं। तो द बॉयज हो गया। तो द बॉयज यहाँ फिर क्या कर देंगे, डिड करेंगे। फिर क्या, नॉट, पढ़े की इंग्लिश वही होगा रेड, मेरी किताब माई बुक। अंतर क्या आया, अब यहाँ यस्टरडे क्योंकि वही शब्द दिया गया है, YESTERDAY। लड़के मेरी किताब नहीं पढ़े, द बॉयज डिड नॉट रीड माई बुक। यानी कहने का आशय क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी डिड नॉट, प्लूरल होगा तब भी डिड नॉट, यही प्रेजेंट होता तो सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये एकदम आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देख रहे हैं चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के केस में दोनों के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल है। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का दूसरा रूल यानी नेवर का प्रयोग करके हम कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आज इतना ही। आप लोग जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि कोई भी वीडियो आप देखना चाहें, कोई भी नई क्लास हम लें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके
और समय से एक्टिव हो सकें। दूसरी बात, आपके लिए हम इतना करते हैं, आपको सिस्टम से पूरी क्लासेस फ्री दे रहे हैं। अगर आपको क्लास करते समय क्लास पसंद आती है तो नीचे आपके मोबाइल में एक लाइक का राइट थंब दिया होगा, उसको दबा करके आप लोग लाइक कर लिया करिए। उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है चैनल को लेकर के। ये इतना काम आप लोग कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेगेटिव के दूसरे रूल के साथ, यानी नेवर का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।